दिन भर का अपडेट भी आपने ले लिया। अब शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। और खबर यह है जो आपको शायद चौंका दे। जी हां, रेलवे अब अपने कस्टमर्स का डेटा बेचकर कमाई करने की योजना बना रही है। जी हां, आईआरसीटीसी अब आपके डेटा की नीलामी करने वाली है। आपको बताएं कि रेलवे टिकट की ऑनलाइन बुकिंग सिर्फ आईआरसीटीसी के जरिए होती है। यानी आप सोचिए आईआरसीटीसी के पास डेटा का कितना बड़ा खजाना है, भंडार है। आईआरसीटीसी के इस फैसले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन क्या वाकई में इतना क्रूशियल, इतना संवेदनशील डेटा किसी के साथ बेचा जा सकता है क्या? आईआरसीटीसी के द्वारा बेचा नहीं जा सकता है तो क्या शेयर किया जा सकता है क्या? उससे कमाई की जा सकती है क्या? ये कई तरह के सवाल हैं जो अब कंज्यूमर आईआरसीटीसी से पूछ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता अम्बरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अम्बरीश, इस खबर के बाद आईआरसीटीसी की ओर से कोई सफाई आई है क्या? कोई रोशनी उन्होंने डाली हो अपनी इस आइडिया पर, इस कवायद पर? जी बिल्कुल, आईआरसीटीसी ने यह स्पष्ट किया है कि ये जो प्रक्रिया है ये भारत सरकार के उस आदेश के बाद हमने शुरू की थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं उनको आप किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं, किस तरह से उनसे आप बेहतर कमाई के मौके जो है निकाल सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एक स्टडी कराई थी और केपीएमजी नामक एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने स्टडी करके दिया था कि आपके पास जो डेटा है उसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ की है और इससे आप और भी ज्यादा वेंचर्स में अपने आप को इन्वेस्टेड रख सकते हैं, यानी कि कमाई के बेहतर मौके तलाश सकते हैं, जो कि 10,000 करोड़ तक भी जा सकते हैं। जब हमने ये जानकारी के बाद आईआरसीटीसी को संपर्क किया तो उन्होंने ये कहा कि डाटा हम शेयर जरूर करेंगे, हम इस डाटा को नीलाम या बेच नहीं रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस डेटा के जरिए हम अपनी कमाई बढ़ाने का ऑप्शन जरूर तलाश रहे हैं। साथ ही साथ इस बात की पूरी गारंटी भी ले रहे हैं कि जो भी डेटा होगा वो आईआरसीटीसी के पास है, आईआरसीटीसी की जिम्मेदारी है और वो उतना ही सुरक्षित है जितना आज की तारीख में वो है। तो कुल मिलाकर आईआरसीटीसी ने हमें ये भरोसा जरूर दिलाया है कि आपका डेटा हमारे पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा। हालांकि आपके डेटा से हम कमाई जरूर करेंगे। यही तो समझ में नहीं आ रहा है अम्बरीश। शेयर करेंगे मतलब क्या है? हम बेच नहीं रहे हैं, शेयर करेंगे। अब बेचने का मतलब तब होता है कि जब आप डेटा को देंगे, पैसा लेंगे, तो ये हमने बेचना मान लिया। अब शेयर करेंगे, शेयर करेंगे तो क्या फ्री में करेंगे क्या? और फ्री में करेंगे तो फिर उससे कमाई कैसे करेंगे? अब एक तरफ बोल रहे हैं कि हम कमाई भी करेंगे, दूसरी तरफ बोल रहे हैं हम बेचेंगे भी नहीं, तो बिना बेचे कमाई कैसे होगी अम्बरीश? जी बिल्कुल, हमारा दूसरा सवाल तो यही था कि अगर आप बेचेंगे नहीं या शेयर करेंगे या जिसको शेयर किया है उसके पास उसकी गारंटी आप कैसे ले सकते हैं कि वो इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करेगा? तो उन्होंने ये कहा है कि अभी भी हमारे पोर्टल पर ऐसे कई सारे लोग हैं जुड़े हुए, वेंडर्स हैं जुड़े हुए, कंपनीज हैं जुड़ी हुई, जो कि हमारे नियम और शर्तों के साथ हमारे साथ काम कर रही हैं और वो उस बात की पूरी तस्दीक करेंगी कि ये जो डेटा है वो लीक प्रूफ हो, यानी कि जो जानकारी उनको मिली है वो उनके अलावा और कहीं भी शेयर ना हो। तो कुल मिलाकर एक कोशिश जरूर की है आज आईआरसीटीसी ने ये बताने की कि आपका डेटा सुरक्षित है और हमारे पास रहेगा, लेकिन ये स्पष्ट कहा है, साफ शब्दों में कहा है कि हम इस डेटा से कमाई करेंगे। हाँ, अब कमाई करेंगे, ठीक है। क्या कोई लीगल ओपिनियन लिया इन लोगों ने? आईआरसीटीसी ने पूछा हो कि भाई किसी का डेटा क्या दे सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। हाँ, आप जानते हो कि डेटा जो है वो मौलिक अधिकारों में से एक है और जब कोई भारतीय नागरिक अपना डेटा किसी पोर्टल पर डालता है, अपनी कोई भी जानकारी डालता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वो नेशनल एसेट है। आप किसी नेशनल एसेट को तो आप बेच नहीं सकते हो बिना किसी कॉन्सेंट के, बिना किसी सहमति के या बिना किसी ठोस वजह के। तो क्या कोई लीगल ओपिनियन लिया है इन लोगों ने या नहीं? जी बिल्कुल, ये सवाल भी हमने पूछा था और इसके जवाब में उन्होंने ये कहा है कि जो आपका डेटा हमारे पास है वो भारत सरकार का जो आईटी एक्ट और आईटी रूल है उसके अनुसार जितनी भी शर्तें हैं उन सबको फॉलो करता हुआ सुरक्षित है। हमारा डेटा का सर्वर भी भारत देश में है, हम डेटा भी भारत देश से ही कलेक्ट कर रहे होते हैं और जो जानकारी हमारे पास है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखने के जितने भी सरकारी उपाय है, सरकारी नियम है, उनको हम फॉलो कर रहे होते हैं पूर्ण तरीके से। हाँ, ये जरूर उन्होंने ये कहा है
कि इसके बाद भी अगर जो नया डेटा नियम आ रहा है, अगर वो कहीं से भी हमको इस क्लॉज को पूरा करने में अगर रोकता है या रोकना जैसा दिखता है, तो हम उतनी जानकारी नहीं देंगे। और इसके हम्म। लिए ही वो कह रहे हैं कि हमने एक कंसल्टेंट नियुक्त करने की नहीं नहीं, बात कही, उसमें तो वो हम पूरी चीज़ का बिल्कुल स्टडी करेगा और हम वो हमें बताएगा। हाँ अमरीश, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आईआरसीटीसी के पास डेटा जो है हमारा वो सुरक्षित है, ये तो हम भी जानते हैं और हमको भरोसा है आईआरसीटीसी पर कि हमारा डेटा आईआरसीटीसी के पास पूरी तरह से सुरक्षित है। और जैसा वो कह रहे हैं कि आईटी रूल जो अब तक के हैं और सरकार के जो कानून है उसके सवाल ये नहीं है, आईआरसीटीसी पे सवाल नहीं उठा रहे हम। सवाल तो ये है कि ये डेटा जिसको देना चाह रहे हैं उस इंटेंशन पे एक सवाल, नंबर वन, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, सवाल इसलिए। दूसरा कि जिसको आप देंगे वो कौन होगा, कहाँ का होगा, वो क्या डेटा भारत में रखेगा कि नहीं रखेगा, उस डेटा का क्या करेगा, वो फुल प्रूफ है या नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा है कि डेटा की चोरी जो है वो कहाँ कहाँ से हुई है, ऐसी जगह से चोरियां हुई हैं जहां से आप सोच नहीं सकते। तो वो डेटा सुरक्षित है या नहीं है, इस पर जरूर सोचना होगा आईआरसीटीसी को। बहरहाल मुझे लगता है कि और क्लैरिफिकेशंस के साथ आईआरसीटीसी को आना चाहिए, कंज्यूमर्स को बताना चाहिए कि इस एक्चुअल में आपका इंटेंशन क्या है, कि आपकी मंशा क्या है, और आप जो कंसल्टेंसी के लिए टेंडर निकाल रहे हो वो कंसल्टेंसी आप किन किन बिंदुओं पर लोगे। इससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब तक का जो कंफ्यूजन की स्थिति है, मुझे लगता है कि इस पर एक क्लैरिफिकेशन जरूर आना चाहिए आईआरसीटीसी की तरफ से। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप बनाए रखिए नजर अमरीश, इस खबर पर आपसे अपडेट हम आगे भी लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं उन ट्रैवलर्स की जो कि अमेरिका जाना चाहते हैं। कोई भी कारण होगा, नौकरी करना जाना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, किसी परिजन से मिलना चाहते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई विजिट है, उसके लिए जाना चाहते हैं, लेकिन सबकी विजिट अटकी हुई है, सबकी विजिट लटकी हुई है। आप अमेरिका घूमने या फिर किसी दूसरे काम से जाने का प्लान बना रहे हैं तो वीजा के लिए आपको हो सकता है जो पहला अपॉइंटमेंट मिले वो 2024 तक मिले। जी हाँ, ये बात सच है। और यूएस जाने के लिए अगर आप विजिटर वीजा ले रहे हैं तो आपको कम से कम जो आज तक की जो वेटिंग अभी तक जो पता चल पाई है 522 दिन रुकना पड़ेगा। और अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए भी 471 दिनों का वक्त, एक साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। और ये जो वक्त हमने आपको बताया ये नई दिल्ली स्थित यूएस कॉन्सुलेट के मुताबिक है, वहां के डेटा उठाकर हमने आपको बताए। देश के दूसरे मेट्रो शहरों से वीजा अप्लाई करने के लिए भी काफी लंबा इंतजार है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट लगभग 1.5 साल की वेटिंग शो कर रही है। इसका मतलब यह है कि जो लोग अभी आवेदन करने की योजना बना रहे हैं उन्हें मार्च अप्रैल 2024 के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगा। अमेरिकी वीजा के लिए बढ़ा इंतजार कोरोना समेत अन्य कई वजहों से है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 साल कोरोना के दौरान यूएस कॉन्सुलेट ने या तो काम नहीं किया या फिर काम कम कर दिया। इसी का नतीजा है कि अब दूतावास में बैकलॉग काफी ज्यादा है। काम नहीं किया का मतलब ये नहीं कि उन्होंने छुट्टी कर दी थी, काम नहीं कर रहे थे, बट उन्होंने जो चीजें थी, जो क्लियरेंस थे, वीजा क्लियरेंस, वो होल्ड पर डाल दिए थे। और उसके पीछे हम सब जानते हैं ट्रैवल एडवाइजरीज और बाकी जो सुरक्षा कारणों से जो एहतियातन कदम उठाए गए थे। अब इसी का नतीजा ये है कि दूतावास में बैकलॉग काफी ज्यादा हो गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 9/11 के बाद पहली बार है जब यूएस के लिए वीजा का इंतजार इतना लंबा बढ़ा है। सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, कनाडा और कई जो दूसरे देश हैं वहां पर वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक समेत 26 देश ऐसे हैं जहां पर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वीजा एप्लीकेशन के लिए वेटिंग टाइम बढ़ने की वजह सिर्फ कोरोना नहीं है बल्कि इसकी वजह से शुरू हुई दूसरी दिक्कतें भी हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर खुल चुके हैं, ऐसे में जो लोग कोरोना के दौरान फॉरेन ट्रैवल पर नहीं जा सके वो अब जा रहे हैं। इससे ट्रैवलर्स की डिमांड बढ़ी है। कोरोना की वजह से ही विदेश में काम करने वाले कई छात्र और प्रोफेशनल्स भारत लौट आए थे, अब उनको वापस जाना भी मुश्किल हो रहा है। कोरोना प्रतिबंध खत्म हो चुके हैं, ये लोग वापसी कर रहे हैं, ये भी एक दिक्कत हो गई है। इसके साथ ही वैक्सीन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, वीजा नियमों में सख्ती के चलते भी वेटिंग टाइम लगातार बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी यूएस जाना, यूके जाना, कनाडा जाना और बाकी दूसरी जो कंट्रीज हैं वहां जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कब तक ये स्थिति बनी रहेगी और आप अगर कुछ प्लान कर रहे हैं जाने का, कारण जो भी हो, तो आपको क्या करना है, इसके लिए बहुत ही खास मेहमान समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनवेंचर पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर अश्विनी कक्कड़ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कक्कड़ सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
सर पहले तो दो चार तो हमने कारण गिना दिए अपनी रिपोर्ट में। आप क्योंकि प्रैक्टिकली देख रहे हैं, संपर्क में हैं लोगों के, पूरा प्रोसेस आप बहुत बारीकी से समझ रहे होंगे, प्रॉब्लम क्या आ रही है यूएस वीजा में सर? देखिए, बहुत ही विलंब का सामना करना पड़ रहा है ट्रैवलर्स को। और ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नहीं है, यूनाइटेड किंगडम के लिए भी है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के लिए भी है और कनाडा के लिए भी है। और इसके कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इंक्रीज जो डिमांड में हुई है वो बहुत ही गरजनाक इंक्रीज हुई है, क्योंकि ट्रैवल इज ऑलमोस्ट बैक एट द 2019 लेवल्स। और जो पेंट अप डिमांड थी, काफी समय से जो लोग नहीं जा पाए थे, वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं जाने के लिए। तो जो डिमांड है वो बहुत ही बढ़ चुकी है। दूसरा कारण ये है कि एम्बेसीज ने अपने स्टाफ को वापस अपने अपने मुल्कों में भेज दिया था। तो आज की तारीख में एम्बेसीज में ट्रेंड जो वीजा के ऑफिसर है उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है। और जो भी ये रिक्वेस्ट आ रही है उनको वो कोप नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात है कि प्रोटोकॉल जो थे वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। पहले जो प्रोटोकॉल थे थोड़े से शायद ढीले थे, मगर आज की तारीख में वो प्रोटोकॉल डबली स्ट्रांग हो चुके हैं। तो उसकी वजह से भी ये कुछ दिक्कत का सामना हो रहा है लोगों को। अब देखने की बात यह है कि दो अलग अलग स्ट्रीम्स हमको जज करनी पड़ेंगी। एक स्ट्रीम तो वो है जिनके पास पहले एक यूएस वीजा 10 साल का या कई सालों का था। तो वो स्ट्रीम जो है वो ड्रॉप बॉक्स में कहलाई जाती है और वो ड्रॉप बॉक्स में डाली जा सकती है विद एन अपॉइंटमेंट। और उस स्ट्रीम के लिए इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। तो देखने की बात यह है कि अगर आपको ड्रॉप बॉक्स का डेट मिल जाता है तो आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका वीजा मिल जाता है। मगर आपकी अगर न्यू एप्लीकेशन है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगभग जैसा आपने कहा 522 दिन का वेटिंग पीरियड एवरेजली हो सकता है। और इसमें देखने की बात ये भी है कि ये इन पर्सन अपॉइंटमेंट्स आपको मिलेंगे और वो अपॉइंटमेंट 2023 के, 2024 के कई डेट्स के मिल सकते हैं। और यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन में भी 4 से 6 महीने की तो वेट है ही है। और सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना जो करना पड़ रहा है वो बेचारे स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है। आप देखिए कि एक एक स्टूडेंट $100,000 पर ईयर का खर्चा करता है जब वो यूनाइटेड स्टेट जाता है, और लगभग इतना ही यूनाइटेड किंगडम और दूसरे कंट्रीज में भी खर्चा होता है। और ये जो स्टूडेंट इतना पैसा देंगे, आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स में 200,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं और यूनाइटेड किंगडम में 100,000 से ज्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया में 100,000 से ज्यादा है, कनाडा में 100,000 से ज्यादा है। ये लोग इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, मगर फिर भी अगर इनको वीजा में दिक्कत आ रही है तो इनका भी नुकसान हो रहा है और जो रिसेप्टिव कंट्रीज हैं उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान सर वहां हो से रहा है। इनके इंस्टीट्यूशन से कुछ कहा जा रहा है क्या? क्या वो क्या उनकी तरफ से कोई इंटरफेयर? हालांकि यूएस में तो किसी की नहीं चलती, हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ किसी की नहीं चलती, वो एम्बेसी में कोई किसी की सुनता नहीं है वहाँ पे। बट फिर भी क्या कोई, जैसे स्टूडेंट्स हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, चलो किसी को घूमने जाना है तो वो पोस्टपोन कर सकता है, किसी को अपनी फैमिली विजिट करना है तो वो भी पोस्टपोन कर सकता है, लेकिन बच्चों की क्लासेस शुरू हो गई हैं, कई लोग मेडिकल इमरजेंसी वाले भी होंगे, क्या इनके लिए कोई स्पेशल कंसिडरेशन होता है कभी? देखिए, कुछ केसेस में थोड़ा बहुत कंसिडरेशन किया जा रहा है, मगर क्या है कि लोड इतना ज्यादा है कि कई बार वो जो कंसिडरेशन वाले केसेस हैं वो भी पानी के बहाव में बह जाते हैं। तो और अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ वीजा की होती तो भी एक देखने की बात थी, क्योंकि इनिशियली जिन लोगों ने प्लान किया था, अपने ट्रिप्स के लिए पे किया था, उनको वीजा नहीं मिला, उनका बहुत सारा पैसे का नुकसान हो चुका है, बिकॉज एयरलाइंस ने उनको रिफंड नहीं दिए, होटल्स ने रिफंड नहीं दिए। तो कई सारी इश्यूज वहां पे आई। मगर आज की तारीख में ये वीजा प्रॉब्लम इज फर्दर कंपाउंडेड बाय एयरपोर्ट प्रॉब्लम, क्योंकि एयरपोर्ट वालों ने भी निकाल दिए थे लोग, और आज की तारीख में वो लोग छोड़ के, ये इंडस्ट्री छोड़ के निकल गए। तो जैसे लुफ्थांसा का फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट हो या ब्रिटिश एयरवेज का लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट हो या जेएफके एयरपोर्ट हो, तो एयरपोर्ट्स में भी इतनी ज्यादा स्टाफ शॉर्टेजेस हो गई हैं कि वो लोग भी कोप नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी ओर
एयरलाइंस भी कोप नहीं कर पा रही हैं, उन्होंने भी लोगों को छोड़ दिया था। और आज की तारीख में बिकॉज यानी कि संकट जो है चौतरफा संकट है, एयरपोर्ट्स पर स्टाफ की कमी है, बैकलॉग बहुत पड़ा हुआ है, आप बता रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स बहुत टाइट हो गए हैं, तो इन सब की वजह से एक बॉटलनेक सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन कक्कड़ साहब जरा अपने एक्सपीरियंस से बताइए मुझे, क्या इसमें भारत सरकार कुछ बातचीत करके कुछ, हालांकि आई एम श्योर कि अब सिर्फ भारतीयों के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अक्रॉस द वर्ल्ड सब लोगों के साथ होगी, बट स्टिल भारतीयों की तादाद जो आपने गिनाई है 1-1 लाख 2-2 लाख तो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। लेकिन क्या एम्बेसी लेवल पे बातचीत करके, भारत सरकार के एमईए के स्तर पर बातचीत करके कुछ हो सकता है क्या? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और दूसरी सरकारें भी, देखिए किसी को इसका शौक नहीं है कि 200,000 स्टूडेंट्स को वीजा ना मिले और $100,000 पर स्टूडेंट उनका लॉस हो जाए, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं होगी। तो सब लोग कोशिश तो कर रहे हैं, मगर आज की तारीख में जो अगर ट्रैवलर रियल हॉलिडे ट्रैवलर है, उसको मैं एक ही सजेशन दे पाऊंगा कि देखिए, आप ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस देखिए, ऐसे डेस्टिनेशंस जहां पे भारतीयों को वीजा की जरूरत ना पड़े, पहली चीज। दूसरी, जहां पे ये नए डेस्टिनेशंस आए हैं जहां प्राइसेस बहुत ही कम है, जैसे वियतनाम ने सडनली 5 to 7 फ्लाइट्स अ वीक खोल दी हैं, तो वहां पे 30-35 हजार में बहुत अच्छा रिटर्न टिकट मिल रहा है। विस्तारा ने बैंकॉक का फ्लाइट चालू किया है बॉम्बे से फॉर एग्जांपल, तो वो 22,000 रुपए में रिटर्न टिकट मिल रहा है, आपको वीजा की भी जरूरत नहीं है। तो आप एक हटके सोच का इस्तेमाल करें और उसकी वजह से आपका हॉलिडे भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको इन सब खामियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन जो है वो सिर्फ उनके लिए है जो हॉलीडे प्लान करने के लिए जा रहे हैं यूके, यूरोप या यूएस। जिनको पढ़ाई के लिए जाना है, जिनको नौकरी के लिए जाना है, जिनको मेडिकल के लिए जाना है या जिनको अपनी फैमिली को विजिट करने के लिए जाना है, अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम श्योर हमारी ये बात जो है एमईए तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएं ताकि आवाजाही जो है वो स्मूथ हो सके, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों का, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे पास खुद लोग आते हैं, हमारे दर्शकों में से बहुत लोग हैं जो हम तक कह रहे हैं कि टिकट कैंसिल हो गई, उनकी वीजा नहीं मिला, और आज से नहीं कह रहे, 6-7 महीने से कह रहे हैं। और वो टिकट कहां से लाएंगे? बड़ी मुश्किल से आदमी पैसा इकट्ठा करके विदेश जाने की कोशिश करता है, जैसा कि मैंने बताया कई बार इमरजेंसी में जाना पड़ता है। तो एक आम आदमी की गाड़ी कमाई है, आसमान छू रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखने की बात यह है कि जो ये तो मैं भूल गया था, 50,000 रुपए में टिकट मिलता था, आज की तारीख में 1.25 लाख रुपए में भी नहीं मिल रहा है इकोनॉमी क्लास टिकट। बिल्कुल सही बात है। और वो ऐसे कैंसिल हो जाएगा और नॉन रिफंडेबल होता है, और आपकी कोई सुनवाई है नहीं एक्चुअली। वो नॉन रिफंडेबल टिकट्स होते हैं, आप कुछ रुपया उनसे निकाल नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। ये बिल्कुल सही वक्त है इंटरफेयर करने का। अगर आपके वश में है, हम भारत सरकार से अपील करते हैं, अगर आपके वश में है, बातचीत करके कुछ समाधान निकाला जा सकता है, तो प्लीज जी बिजनेस की आपसे यह गुजारिश है कि प्लीज भारतीयों के हित में, आम लोगों के हित में कुछ ना कुछ इंटरफेयर कीजिए और प्लीज इस बॉटलनेक को खोलिए ताकि इसमें सबका भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी कक्कड़ सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। होटल्स की तरफ से सर्विस चार्ज वसूली को लेकर केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीसीपीए की उस गाइडलाइन पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें सर्विस चार्ज वसूली पर रोक लगाने का फैसला था। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए ने सर्विस चार्ज की वसूली पर रोक के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। हाईकोर्ट ने इन गाइडलाइंस को लेकर कहा है कि इस पर फिलहाल रोक जारी रहेगी और रेस्टोरेंट अगली सुनवाई तक सर्विस चार्ज लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन को सीसीपीए की उस याचिका पर भी जवाब दाखिल करने को समय दिया है जिसमें सर्विस चार्ज को छोड़कर गाइडलाइंस पर रोक लगाने के पहले के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने साफ किया है कि रेस्टोरेंट अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। मामले की अगली सुनवाई, आपको बता दें कि बीते जुलाई में सीसीपीए ने होटल और रेस्टोरेंट के खाने के बिल में खुद सर्विस चार्ज जोड़ने से रोक दिया था, उस पर रोक लगा दी थी। सीसीपीए के मुख्य आयुक्त ने गाइडलाइंस में स्पष्ट तौर पर कहा था कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे। इसके साथ ही किसी अन्य नाम से भी सर्विस चार्ज नहीं वसूला जाएगा।
अब बात सेहत की। क्या आप जानते हैं कि दिल की बीमारी से पीड़ित लगभग 50% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज भी है। यह खुलासा ग्लोबल हेल्थ जर्नल की स्टडी में हुआ है। खराब खान-पान और बेतरतीब जीवन शैली के चलते हाल के सालों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है और डायबिटीज हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह बनकर उभरी है। हार्ट की बीमारी को लेकर ग्लोबल हेल्थ जर्नल ने अपनी स्टडी में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। स्टडी में उत्तर भारत के 3,500 से अधिक हार्ट के मरीजों को शामिल किया गया। इस स्टडी में पता चला कि जो लोग हार्ट अटैक का शिकार होते हैं उनमें से 50% मरीजों में पहले से ही डायबिटीज होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके बारे में मरीजों को पता ही नहीं होता है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि 3,500 मरीजों में से 855 यानी कि 24% मरीजों को ही पहले से पता था कि उन्हें डायबिटीज है। डायबिटीज से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। स्टडी में शामिल डॉक्टर्स के मुताबिक जिन लोगों को डायबिटीज के बारे में पहले से जानकारी थी और जो लोग इसका ख्याल रख रहे थे उनमें सीवियर हार्ट अटैक का जोखिम कम था। डॉक्टरों का कहना है कि 18 साल की उम्र के बाद शुगर लेवल की जांच कराते रहना चाहिए। शुगर लेवल नियंत्रित रहने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। अगर हार्ट अटैक आ भी जाता है तो जान जाने का खतरा कम रहता है। डायबिटीज और हार्ट डिजीज के बीच गहरा कनेक्शन है। दोनों बीमारी बीपी, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे के बढ़ने से होती है। गंभीर डायबिटीज के मरीजों के ब्लड में हाई शुगर लेवल समय के साथ ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। वहीं हाई ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स में सूजन बढ़ाने और हार्ट में ब्लड फ्लो को रोकने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ब्लड वेसल्स में सूजन के चलते हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह डायबिटीज के मरीज में हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीजों में हार्ट अटैक से मरने की आशंका नॉन डायबिटिक के मुकाबले 2 से 4 गुना अधिक रहती है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत में शुगर और हार्ट के मरीजों की संख्या क्यों लगातार बढ़ रही है। दरअसल लोगों में तला भुना और स्ट्रीट फूड का चलन तेजी से बढ़ा है। अनहेल्दी फूड के अलावा खान पान में मीठे और नमक दोनों की औसत से ज्यादा खपत हो रही है, जो शुगर और हार्ट की बीमारी के लिए घातक साबित होती जा रही है। ऐसे में नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट शुगर और हार्ट दोनों बीमारियों से बचाने में कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलाएंगे घर में पर्सनल सिनेमा हॉल बनाने वाले जबलपुर के करोड़पति आरटीओ से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया 360। मॉनसून की मूसलाधार आफत बरस पड़ी है। मध्य भारत का पीछा छोड़ने को यह तैयार ही नहीं है। हर बीतते दिन के साथ ये बारिश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी इलाकों की मुश्किलें बढ़ा रही है। परेशानी इसलिए कि अब ये बारिश लोगों के घरों और फसलों को तबाह कर रही है। पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत तक मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी मुहाल कर दी है। कई राज्य ऐसे हैं जहां की तस्वीर देखकर आपको लगेगा कि शायद कोई समंदर देख रहे हैं, और कुछ इलाकों की तस्वीर तो ऐसी है जहां पानी का तेज बहाव देखकर आपको लगेगा कि शायद किसी पहाड़ी इलाके में आ गए हैं। लेकिन मौसम विभाग का नया अलर्ट बता रहा है कि मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। अब उदयपुर के कुराबड़ का ये वीडियो देखिए। बहाव कितना तेज है, लेकिन बावजूद इसके ड्राइवर ने मिनी ट्रक को पानी में उतार दिया। आसपास खड़े लोग भी समझाते रहे, लेकिन ड्राइवर नहीं माना और आखिर में क्या हुआ आप भी देख लीजिए। पानी के तेज बहाव में मिनी ट्रक बह गया। हालांकि पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाल लिया गया है। और में भले ही लापरवाही करना गलती हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के लिए पानी के तेज बहाव में रिस्क लेना जरूरी हो गया है। मध्य प्रदेश की इन 2 तस्वीरों को ही देख लीजिए। पहली तस्वीर एमपी के शाहजहांपुर की है। 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर होने से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद गर्भवती महिला को खाट पर रखकर उफनता हुआ नाला पार किया और उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया। अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये रायसेन जिले का सांची विकास खंड है।
यहाँ इतनी बारिश हुई कि छोटा सा पुल पानी में ही डूब गया। ऐसे में यहाँ भी जब एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुँचाने की बात आई तो लोगों को कुछ इस तरह से उसे अस्पताल तक पहुँचाना पड़ा। ऐसे हालात में बस लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आसमान से बरस रही ये आफत जल्द से जल्द थम जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इकोनॉमिक ऑफिस विंग की टीम ने आरटीओ संतोष कुमार पाल के घर पर दबिश दी। अफसर के पास उसकी कुल आमदनी से 650 गुना ज्यादा संपत्ति मिली है। अब इस तरह की काली कमाई करने वाले अफसर के पास से करोड़ों की प्रॉपर्टी, घर में थिएटर, फार्म हाउस, ज्वेलरी, 16 लाख कैश और लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। कहने को ये एक घर है, लेकिन पहली ही नजर में आपको लगेगा कि ये एक आलीशान महल है। आरोप है कि इस महल की नींव भ्रष्टाचार पर टिकी है और इसकी दीवारें काली कमाई की ईंटों से बनी हैं। जबलपुर में मौजूद इस विशाल महल में वो तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यह महल किसी राजा महाराजा या किसी बड़े कारोबारी या उद्योगपति का नहीं है। इसके मालिक जबलपुर के रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर संतोष पाल है। आर्थिक अपराध शाखा को खबर मिली थी कि संतोष पाल के पास आय के मुकाबले काफी अधिक संपत्ति है। तहकीकात में खुलासा हुआ कि संतोष पाल कई घरों और फार्म हाउस के मालिक हैं। इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने संतोष पाल के सभी ठिकानों पर एक साथ रेड डाली। छापे में संतोष पाल के घर से 16 लाख रुपए नकद बरामद हुए। जांच अधिकारी जब संतोष पाल के घर के अंदर पहुंचे तो वो भी चौंक गए। संतोष पाल ने अपने घर में मिनी थिएटर बना रखा है। आरटीओ संतोष पाल ने अपने घर के अंदर स्विमिंग पूल बनवाया है। संतोष पाल के घर का हॉल भी काफी बड़ा है। फ्लोर से लेकर छत तक हर चीज बेशकीमती है। छानबीन में संतोष पाल के पास 2 कारें और बाइक होने की भी जानकारी मिली। आर्थिक अपराध शाखा की जांच में आरटीओ संतोष पाल की संपत्तियों की जो लिस्ट सामने आई है उनमें जबलपुर के ग्वारी घाट में एक आवासीय भवन शामिल है जो 1247 वर्ग फीट में बना है। इसके अलावा जबलपुर के ही शंकर शाह वार्ड में 1150 वर्ग फीट की एक रिहायशी इमारत भी उनके नाम है। साथ ही जबलपुर के शताब्दीपुरम में 10,000 वर्ग फीट के 2 आवासीय भवनों के मालिक भी संतोष पाल है। जबलपुर के कस्तूरबा वार्ड में भी उनके पास 670 वर्ग फीट का एक घर है। इसके अलावा 771 वर्ग फीट का एक अन्य भवन का मालिकाना हक भी उनके पास है। इतना ही नहीं, जबलपुर के चरगवां रोड पर संतोष पाल का एक फार्म हाउस भी है। भ्रष्टाचार के दरिया में डुबकी लगाए बिना कोई सरकारी अफसर ऐसा आलीशान महल, लाखों का कैश और घर के अंदर थिएटर बनवा ले, ये तो मुमकिन नहीं लगता। और इससे भी बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोपी संतोष पाल के नेटवर्क में कितने रसूखदार लोग शामिल हैं और वो कब बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब जरा मुंबई का रुख करते हैं जहां से बस यात्रा और आरामदायक होने वाली है। मुंबई में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का उद्घाटन किया। क्या है इस बस की खासियत, कहां-कहां चलेगी, ये बता रहे हैं सुबोध मिश्रा। मुंबईकरों के लिए एक खुशखबरी है कि देश की सबसे पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल बस उनको मिलने वाली है, जिसका आज अनावरण हुआ है। और ये डबल डेकर एसी बस है। ये इसमें लिमिटेड सीटें हैं और ये बस कॉरपोरेट और ऑफिस जो जाने वाले लोग हैं उनको ध्यान में रख करके बनाई गई है।
सबसे पहले ये जो बस है सितंबर के में ट्रायल के तौर पर उतरेगी सड़कों पर और यहाँ के चर्च गेट, कोलाबा और वर्ली जैसे इलाकों में जो छोटी छोटी दूरी पे है उनमें चलाई जाएगी। ये बस कई सारी सुविधाओं से लैस है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बस में आगे और पीछे सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से एसी की जो वेंटिलेशन है वो रखा गया है और उसके अलावा यहाँ पर स्पीकर्स भी हैं ताकि लोगों को कमांड दिया जा सके। ड्राइवर और जो कंडक्टर है उसके बीच में कम्युनिकेशन के लिए भी अलग से डिवाइस रखा गया है। बस की जो सीट्स है काफ़ी आरामदायक हैं। आप देख सकते हैं कि बस की जो सीट्स हैं वो काफ़ी आरामदायक हैं और लेग स्पेस ज़बरदस्त है और हर सीट में जो है चार्जिंग का भी पॉइंट दिया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये बस जो है इस बस को तकरीबन 250 किलोमीटर एक बार चार्ज करने में चलाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम किराए की बात करें तो किराया जो है तकरीबन 6 रुपये प्रति 5 किलोमीटर है। ये किराया काफ़ी कम है, जो सामान्य बस से तो भले ही ज़्यादा होगा लेकिन किसी भी एसी बस से कम ही है। और इसके बाद हर जो कमांड है यहाँ के जो ड्राइवर है उसके पास है। और इस बस की खूबसूरती एक ये भी है कि ये ऐप बेस्ड जो है प्रीमियम बस है। इसमें आप प्री बुकिंग करा सकते हैं अपनी सीट्स की, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर यात्रा करना इस बस में अलाउड नहीं रहेगा। यानी कि आपको कार या फिर कोई भी लग्जरियस गाड़ी या बस में बैठने का पूरा लुत्फ इस बस में मिलेगा। कैमरामैन शंकर के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। इधर मारुति सुजुकी ने आज अपनी नई ऑल्टो K10 लॉन्च कर दी है। ऑल्टो K10 को अब अपडेटेड वर्जन में उतारा गया है और ग्राहकों को इस हैचबैक का लंबे समय से इंतजार भी था। इसकी बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है। आप इसे 11,000 रुपये में टोकन अमाउंट के साथ बुक कर सकते हैं। नई ऑल्टो K10 को कुल 6 वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 3,99,000 रुपये रखी गई है। गाड़ी में और क्या है खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मानव गुप्ता। मारुति सुजुकी ने अपनी एंट्री लेवल हैचबैक ऑल्टो K10 का नया जनरेशन भारत में लॉन्च कर दिया है। शुरुआती कीमतों की बात की जाए तो 3,99,000 से इसकी कीमतों की शुरुआत हो रही है और अगर ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन आप लेंगे, टॉप एंड पे VXI प्लस वेरिएंट पर जाएंगे तो वहां पर आपको 5,83,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। काफ़ी कुछ बदल गया है इस ऑल्टो में पहले के मुकाबले। नई जनरेशन ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा फीचर्स से भरपूर है। पहले अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन में भी आपको बदलाव नजर आएंगे। यहाँ पर आपको पहले जैसे ग्रिल दिखाई देती थी, यहाँ पर प्लास्टिक से पूरा इसको बंद कर दिया गया है। हनीकॉम ग्रिल का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। हल्के फुल्के बदलाव आपको हेडलैम्प्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। मारुति का जो हार्ड टेक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर गाड़ी को तैयार किया गया है। गाड़ी पहले से ज़्यादा स्टेबल बनाई गई है। इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स भी डाले गए हैं। डुअल एयर बैग, ABS जैसे तमाम सेफ्टी फीचर्स गाड़ी के अंदर अब आपको मिलते हैं। टायर्स की बात की जाए तो 13 इंच के टायर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं और ठीक है, अच्छे खासे साइज़ के टायर्स हैं यहाँ पर। कनेक्टिविटी के मामले में भी अब गाड़ी के अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले डाल दिया गया है। साथ ही साथ स्मार्ट स्टूडियो ऐप्स का भी इस्तेमाल आप गाड़ी में कर सकते हैं। 7 इंच की टच स्क्रीन लगाई गई है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है, और उसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप ब्लूटूथ, ऑक्स और रेडियो जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही साथ स्टीयरिंग के ऊपर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स डाले गए हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम्स को अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से आप गाड़ी के अंदर फ़ोन के फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। MID की बात करें तो वो भी डिजिटल हो गई है। यहाँ पर आप स्पीडोमीटर भी देखेंगे तो डिजिटल में आपको दिखाई देगा। गाड़ी के अंदर कंफर्ट पहले से ज़्यादा बेहतर कर दिया गया है। कैबिन स्पेस अच्छा कर दिया गया है। फर्स्ट इन क्लास में अगर बात की जाए तो ऑल्टो K10 पहली ऐसी गाड़ी है अपने सेगमेंट की जिसके अंदर 4 स्पीकर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। बूट स्पेस की बात की जाए तो 214 लीटर का बूट स्पेस गाड़ी के अंदर डाला गया है। पिछले जनरेशन के मुकाबले नई जनरेशन ऑल्टो K10 के साइज़ में हल्का फुल्का बदलाव है। आपको 20 फीट व्हील बेस पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा लंबा मिलेगा। गाड़ी की लंबाई भी पहले के मुकाबले ज़्यादा कर दी गई है। तो कुछ इन बदलावों के साथ मारुति सुजुकी ने लॉन्च कर दी है अपनी नई ऑल्टो K10। देखते हैं मार्केट इसको किस तरह से दिखता है। सचिन तेंदुलकर बोले तो गॉड ऑफ क्रिकेट। मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर क्रिकेट की बुलंदी को छूना आसान बात नहीं है। सचिन इससे जुड़े किस्सों को अपने फैंस के साथ साझा करते रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो उस मैदान पर खड़े हैं जहां उन्होंने मुंबई की तरफ से अपना पहला अंडर 15 मुकाबला खेला था। सचिन की जुबानी सुनिए उनकी अपनी कहानी।
PYC क्लब पे हूँ मैं, और यहाँ पे PYC क्लब पे मुंबई के लिए मेरी पहली अंडर 15 की मैच में खेला था। ऑलमोस्ट 1986 के आसपास थी मैच। वो जो ब्राउन स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पुराना पेविलियन है। ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बताऊंगा क्या हुआ बाद में। मैं था यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे बैटिंग कर रहा था, और मेरे साथ मेरे स्कूल के ही कलीग थे राहुल गंटुले करके, जो मेरे से ऑलमोस्ट 2.5 साल बड़े थे, भागने में बहुत तेज थे। वो स्ट्राइक पे था, उसने ऑफ ड्राइव मारा था इस तरह, और तीसरी रन के लिए मुझे पुश किया था कि भाई आ जाओ, ये तीसरी रन है, मगर मेरे में वो स्पीड था नहीं था, और मैं रन आउट हुआ। मैंने सिर्फ 4 रन बनाए थे, मगर मेमोरी अभी भी ताज़ा है कि मैं यहाँ से रन आउट हुआ और पेविलियन तक रोते रोते अंदर गया था। बहुत डिसअपॉइंटेड था, मेरी फर्स्ट मैच थी। आई वांटेड टू स्कोर रन्स, मगर हुआ नहीं। मुझे याद है ड्रेसिंग रूम में तभी हमारे मैनेजर थे मुंबई अंडर 15 टीम के, अब्दुल इस्माइल, उनके साथ लिन रेगे भी थे, वासु परांजपे भी थे और विलास गोरे। तो ये सारे सीनियर प्लेयर्स थे मुंबई में, मुझे समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, आगे भी बहुत सारे मैचेस तुम्हें मिलने वाले, उसमें तुम रन बनाओ। ये हुआ है, ये डिसअपॉइंटमेंट पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। कोशिश यही थी आगे बढ़ने की, मगर इस ग्राउंड पे मैं ऑलमोस्ट 35 साल बाद आया हूँ, तो थोड़ा इमोशनल हुआ। चलिए अब बात जरा बाजार की कर लेते हैं। 7 दिनों की तेजी के बाद बाजार में आज दायरे में कारोबार हुआ है। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी के चलते आज भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई, बाद में दिन भर दायरे में कारोबार होता रहा। आज के कारोबार में रियल्टी, मेटल शेयरों में खरीदारी रही, IT, ऑटो, फार्मा शेयरों में दबाव रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 38 अंक उछलकर 60,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी भी 12 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 17,956 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 194 अंकों की तेजी के साथ 39,656 के अंक पर बंद हुआ। मार्केट का पूरा एक्शन बता रहे मेरे सहयोगी अरमान नाहर। देखिए, लगातार मार्केट की जो तेजी चल रही थी आज भी कुछ हद तक आपको दिखेगा वो सस्टेन होती हुई दिखी। अब निफ्टी 50 की बात करेंगे तो वो तो फ्लैटिश होते हुए बंद होते हुए दिखे। वहीं निफ्टी बैंक में भी आपको थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दी। उसी के मिड कैप या स्मॉल कैप देखेंगे, वहां पर भी आपको कोई बड़ी तेजी नहीं, पर फिर भी आसपास फ्लैटिश के आसपास आपको बंद होते हुए दिखे। अगर आप टॉप निफ्टी गेनर्स की सूची अगर देखेंगे तो उस सूची में आपको नाम दिखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक, L&T, टाटा कंज्यूमर और SBI लाइफ जैसे स्टॉक है जो इस सूची में रहे। उसके अलावा अगर निफ्टी के अलावा टॉप गेनर्स अगर आप देखेंगे तो उस सूची में आपको सोलार एक्टिव फार्मा, इंडिया बुल्स रियल इस्टेट, जिंदाल स्टेनलेस, कैंपस एक्टिवेयर और बजाज इलेक्ट्रिकल्स जैसे स्टॉक्स दिखेंगे जो इस सूची में रहे। कौन से रहे स्टॉक्स फोकस में? IRCTC जो हमारी जी बिजनेस की खबर थी उसके चलते फोकस में रहा और काफी बढ़िया बढ़ोतरी देता हुआ दिखा। जोमेटो पर भी आपको अच्छा उछाल आता हुआ दिखा। सोना BLW में आपको, और सोना BMW और IEX जो ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। वहीं अगर निफ्टी लूजर्स की अगर सूची देखी जाए तो इस लूजी की सूची में आपको ONGC, UPL, डॉक्टर रेड्डी, BPCL और विप्रो जैसे स्टॉक दिखेंगे जो इस लूजर्स की सूची में रहे। और उसके अलावा अगर टॉप लूजर्स की सूची देखी जाए तो उसमें होम फर्स्ट फाइनेंस, SBI कार्ड्स, दिव्यान इंटरनेशनल और महिंद्रा CIE ऑटोमेटिव जैसे स्टॉक दिखेंगे जो इस लूजर्स की सूची में रहे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट की जो तेजी थी हम उसको मेंटेन एकदम पूरी फोर्स से तो नहीं कर पाए, बट फिर भी फ्लैटिश के आसपास मार्केट बंद होते हुए दिखे। जरा US मार्केट का हाल देख लेते हैं, वहां पर किस तरह का कारोबार फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। US मार्केट का हाल देखिए, मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। डाउ जोन्स लाल निशान में कारोबार कर रहा है 94 अंकों की गिरावट के साथ 33,887 के स्तर पर डाउ जोन्स, और नैस्डैक में अच्छी खासी तेजी है, 1.5% से ऊपर बढ़त के साथ 12,940 के स्तर पर नैस्डैक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। S&P फ्लैटिश दिख रहा है 4,274 के स्तर पर कारोबार। और कल की स्ट्रैटेजी समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी जुड़ चुके हैं। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, कल क्या करना है बताइए। देखिए, माहौल तो अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से मार्केट बंद होते होते तेजी में आया, पहले रेड में था फिर ब्लू में आया, और जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने अगुवाई ली और बैंक निफ्टी 39,500 के ऊपर बंद होने में सक्षम रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भले ही IT और फार्मा की वजह से थोड़ा प्रेशर बना हुआ था, बट ओवरऑल एक तेजी का माहौल बना हुआ है। और कल लगता है कि 18,000 के लेवल दिखा देगा, और सेंसेक्स ने तो कल 60,000 के लेवल दिखाई दिए थे।
निफ्टी का बाकी रह गया आज का काम थी। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स आज बंद होते होते बहुत जबरदस्त चाल दिखा रहे थे, तो सीमेंट स्टॉक्स पे दाव लगाना चाहिए, फाइनेंशियल्स पे दाव लगाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी और सीमेंट स्टॉक्स हो सकता है कि लीड करें और कुछ ऑटो स्टॉक्स भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दर्शकों के लिए कल के बारे में विश्लेषण देने के लिए आपका शुक्रिया। SEZ से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रही हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। क्या है ये पूरी खबर, बता रही हैं स्वाति। बताइए स्वाति। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि SEZ का जिक्र हमने सुना था, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में भी किया था, और हमने जो कहा था तब कि इसकी चर्चा और इस पर डिस्कशन आगे होंगे, उस पर मैं अपडेट लेकर आई हूँ। जब से बजट हुआ है उसके बाद से जो डेवलपमेंट्स है वो बहुत ज़रूरी है यहाँ समझना। SEZ डेवलपर्स के लिए ये ऑफकोर्स बड़ी खबर होगी, तो यहाँ पर फोकस रखना होगा। SEZ को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार की जो नीति है वो पूरी तरह तैयार हो गई है। जो SEZ एक्ट 2005 है, आप जानते हैं, इसको एक रिप्लेस किया जा रहा है एक नए लेजिस्लेशन से, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा पता था, बट हम आपको डिटेल लेकर आए हैं बताने के लिए। और टाइमलाइंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, कब ये नई पॉलिसी लागू होगी ये जानना ज़रूरी है। तो मैं ये बता दूं कि इस लेजिस्लेशन का पर्पस ये है कि स्टेट्स और अब पार्टनर्स बनेंगी और डेवलप होगा एंटरप्राइज और सर्विस हब्स। ये दो टुकड़ों में इस नए SEZ लेजिस्लेशन को बनाया जाएगा। इसका नाम देश DESH के नाम से भी इसको देश बिल भी कहा जा रहा है। मैं जल्दी से बता दूं टाइमलाइंस क्या है इसकी। जो सूत्र बता रहे हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस इसके हो गए हैं सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में। अगस्त में अब ये एंड ऑफ अगस्त तक फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल इसमें मिलने के लिए ये मिल जाएगा और फिर कैबिनेट अप्रूवल के लिए जाएगा, और आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल ये विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में पेश होगा। तो कुछ ही महीनों में ये SEZ बिल, जो कि बहुत बड़ा बिल है फॉर द बिग कंपनीज जो SEZ ओन करती हैं, उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज, वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटीज को ज़बरदस्त बढ़ावा देता है। इंफ्रा पुश की जो हम बात कर रहे हैं, इस पर सरकार अब बहुत ही सीरियसली इसको कंसिडर कर रही है। क्विकली मैं आपको इसके 2-3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और निटी-ग्रिटीज बता दूं। अब जो SEZ बिल है वो केवल एक्सपोर्ट्स पर नहीं, डोमेस्टिक बिजनेस पर भी फोकस होगा, घरेलू बाजार पर भी यहाँ पर सप्लाई होगी इन SEZ से, विच मीन्स हम मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ अच्छा पुश दे रहे हैं। यहाँ पर इनपुट जो ड्यूटी होती है वो इनपुट पर ही लगेगी, कस्टम्स ड्यूटी ऑन द फिनिश गुड्स नहीं लगेगी, तो एक और बड़ी रियायत है कंपनीज के लिए। टैक्स की छूट, अन्य रियायतें पर ऑफकोर्स प्रस्ताव है जो भी उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ बहुत जल्दी कि बड़ी बात क्या है इस पे, SEZ डेवलप कर सकते हैं 25% लैंड टू डेवलप हाउसिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो हाउसिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए जो FSI 3 तक आपको यहाँ मिलेगी, और अगर आप वेयर हाउसिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 तक की FSIs मिलेंगी, विच इज़ वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल अगेन टू बूस्ट इंफ्रा। तो पॉलिसी चेंज जो आ रही है वो एट पार है विद WTO FTA गाइडलाइंस। तो इस पर बहुत थॉट थ्रू प्रोसेस डिस्कशंस के बाद अब ये एकदम तैयार है, तो SEZ बिजनेस को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन और ताइवान एक बार फिर आमने सामने हैं। एक तरफ चीन है जो ताइवान पर कब्जे का प्लान बना रहा है, मिलिट्री ड्रिल के चक्रव्यूह में उसे डरा रहा है, लेकिन ताइवान ने भी कह दिया है कि युद्ध के लिए तैयार वो है, और इसका ट्रेलर उसने आसमान में दिखा दिया है। ताइवान ने सबसे एडवांस्ड और मिसाइल से लैस फाइटर जेट्स को अपनी मिलिट्री ड्रिल में उतारा है। ताइवान का संदेश साफ है, झुकेंगे नहीं। और ताइवान ने जिनपिंग को यह मैसेज आसमान से भेजा है। चीन के कब्जा प्लान के खिलाफ ताइवान की तैयारी देखने के लिए आपको यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ताइवान का पायलट जिस फाइटर जेट में उड़ान भरने जा रहा है उसका नाम है F-16V।
ताइवान का ये सबसे आधुनिक फाइटर जेट उसकी मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा है। फाइटर जेट F-16B मिसाइलों से लैस है और ये चीन के फाइटर जेट्स के लिए काल बनने को तैयार है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब चीन 7 तरफ से ताइवान को घेर कर अपनी ताकत दिखा रहा था, उससे डरा रहा था। अब ताइवान ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाकर कह दिया है कि अगर युद्ध हुआ तो भयंकर होगा। चीन की धमकी का ताइवान की तरफ से दिया गया एक और जवाब देखिए। चीन को यह ट्रेलर ताइवान की एयरफोर्स ने दिखाया। ये हैं ताइवान के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स जो चीन की किसी भी चाल और हमले को नाकाम करने की क्षमता रखते हैं। ताइवान की एयरफोर्स ने मिलिट्री ड्रिल के दौरान GDF 006 और टियन कुंग 3 मिसाइल सिस्टम की ताकत की झलक दुनिया को दिखाई। इतना ही नहीं, ताइवान की एयरफोर्स ने मिसाइलों और गोलियों के साथ एंटी एयर ड्रिल्स भी की। ये चीन के किसी भी मिसाइल अटैक को बेकार करने की तैयारी है। यानी ताइवान का संदेश साफ है कि अगर चीन ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।